नमस्कार मित्रों। मैं पंकज चौधरी चौधरी क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। और अपनी कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम एक पंक्ति दिए हैं और जानते हैं इस पंक्ति के बारे में, किसकी पंक्ति है और इसमें छंद और अलंकार क्या है। चलिए एक बार हम इसको साथ साथ पढ़ लेते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वके तावन जोगी। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। अर्थात इसमें उस परम रूपी तत्व ब्रह्म की बात की जा रही है जिसका ना तो कोई आकार है, जो निरंकार है, अब बिना पैर को चलता है, बिना कान के सुनता है, और बिना मुख के बोलता है और बिना आँख के देखता है। इसमें ही बात की गई है। और अक्सर ये पंक्ति जो है लोग गलत कर देते हैं कंफ्यूजिंग में, जबकि एक पंक्ति जो है हमारी तुलसीदास जी की है, तुलसीदास जी की है। और लोग अक्सर सूरदास मार देते हैं, जबकि सूरदास गलत है, तुलसीदास की पंक्ति है। और इसमें जो है चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। चौपाई छंद क्या है इसमें? चौपाई। और विभावना अलंकार है इसमें, विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार जहाँ पर कारण ना होते हुए भी कार का हो जाना। तो यहाँ पर इस पद में वही बात की जा रही है। बिनु पग चले, बिना पैर के चल रहा है, सुने बिनु काना, और बिना कान के सुन रहा है। अर्थात उस ब्रह्म की बात की जा रही है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, फिर भी वो हमारी बात को सुन सकता है, समझ सकता है, सभी रसों का भोग कर सकता है। तो हमारे पंक्ति का मतलब यही था। एक सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है तुलसीदास जी की है। और इसमें अलंकार कौन सा है? विभावना अलंकार। और छंद कौन सी है? चौपाई छंद है। और ये ली कहाँ से गई है पंक्ति? तो ये पंक्ति जो है बाल कांड से ली गई है, तुलसीदास के रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। रामचरित मानस। चलिए हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए तो हम आज सीखेंगे व्यंजन। इसके पहले स्वर पर हम चर्चा कर चुके हैं और अब व्यंजन पर चर्चा करेंगे। व्यंजन आइए देखते हैं क्या है। व्यंजन हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को
को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहते हैं। इसको हम तीन वर्गों में विभक्त किए हैं। विभक्त किए हैं। कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय भी व्यंजन कहते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। पहले हम देखते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी वर्गीय स्पर्शी व्यंजन। का वर्ग में क ख ग घ ङ। चा वर्ग। चा वर्ग में च छ ज झ और ञ। टा वर्ग में ट ठ ड ढ ड़। ता वर्ग में ता वर्ग में त थ द ध न। उसके बाद पा वर्ग। प प ब भ म। वर्गीय या स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हमारी 25 है और इसको पाँच भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग।
ये व्यंजन जो है कंठ, तालु और दंत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। अब इसमें का वर्ग जो है, कंठ ध्वनियाँ इसमें हैं। चा वर्ग में तालव्य हैं, टा वर्ग में मूर्धन्य है, मूर्धा है, और ता वर्ग में दंत है, और पा वर्ग में ओष्ठ है। पंचमाक्षर में जो है हमारे वर्गीय व्यंजन के पांचवा वर्ण को ही हम पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर यंगणनम। अब अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण हमारा जीभ, तालु, दंत, होठों के स्पर्श से होता है। इसलिए अंतस्थ व्यंजन क्या है? या, व, र और ला। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। और ऊष्म व्यंजन तीनों सा, यानी तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा और आ, ये ऊष्म व्यंजन है। और इसके बाद जो है हमारा आता है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, द्विगुण भी कह सकते हैं इसको। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? ड और ढ। और प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन हमारा रा है। और पार्श्विक व्यंजन,
विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन ला है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन क्या है भैया? संयुक्त व्यंजन इसमें 6 त्र ज्ञा और त्र। अब हमारा छा कैसे बना है इसको सीखते हैं। छा जो है हमारा क हलंत धन मूर्धन्य सा। त्र किस तरह से बना है? त्र हलंत धन र। ज्ञा कैसे बना है? तालब सा। नहीं नहीं नहीं, गलत बता दिए थे। ज हलंत ञा और उसके बाद र कैसे बना है? तालब सा और रा, अर्थात छा का अर्ध का और मूर्धन्य पूरा सा, त्रा अर्ध सा और जो है पूरा रा। ज्ञा में अर्ध जा और पूरा या। त्रा में तालब आधा तालब सा है और पूरा रा है। देखिए ये हमारे जो है संयुक्त व्यंजन में आते हैं, अर्थात इनके योग से इनका निर्माण हुआ है। त्रा का, ज यहाँ से ज्ञा का और सा धन र से त्रा का। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं अनुसार। अनुसार अनुसार यह स्वर के बाद आता है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। यह हमेशा स्वर के बाद आता है और इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे यह स्वर के बाद आता है, स्वर के बाद आता है और इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुसार जैसे जैसे हम एक शब्द लिखते हैं अंगूर। अंगूर हमने क्या कहा था? यह स्वर के बाद आता है और इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। देखिए जैसे हो गया अंगद। अंगद जैसे अंकल। अंगूर, अंगद, अंकल।
अर्थात यह स्वर के बाद आता है और इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। अब इसके क्रम में आगे चलते हैं। अनुनासिक, ये तो अनुसार हो गया। अब इसके बाद कौन आएगा? अनुनासिक। अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान मुख और नाक की सहायता से होता है। जैसे गांव, दांत, आंगन, आँख, इत्यादि। तो हमारा क्या हो गया? अनुनासिक। अनुसार जो है वो केवल नाक से होता है, उसकी ध्वनियाँ हमारी नाक की से प्रकम्पित होती हैं, जबकि अनुनासिक जो है इसकी ध्वनियाँ नाक और मुख दोनों से होती हैं। चलिए इसी क्रम में जो है हम अपनी कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चौधरी क्लासेस, ताकि हम और अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करें। धन्यवाद।